हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं एस आर सेवदा। जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एस आर सेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो 12th क्लास की जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको लेकर बनाया गया है कि मानव भूगोल की जो क्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी है। जो कि 12th क्लास की जो मानव भूगोल की बुक है उनके अंदर सभी मानव से संबंधित क्रियाओं का वर्णन दिया गया है। हम एक एक करके सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जो 12th क्लास की बुक है मानव भूगोल, उसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम कह सकते हैं मानव भूगोल की जो क्रियाएँ हैं उनको लेकर काफ़ी हद तक आठ अध्याय हैं उनका वर्णन किया गया है। उन 8 अध्यायों में एक चीज़ हमें कॉमन मिलेगी कि इनमें सिर्फ वही क्रियाएँ आएगी जो मानव के द्वारा की गई है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपकी बुक चलती थी भूगोल की, वो चलती थी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब ये होता है कि जो भौतिक स्वरूप है जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं है, वो होती है कौन सी? भौतिक भूगोल। और जिस धरातल पर या जिस क्षेत्र में मानव ने अपने विवेक से, अपने तर्क से, अपने ज्ञान से जो चेंजिंग की है, वो कौन सी क्रियाएँ आ गई? मानव भूगोल से संबंधित क्रियाएँ आ गई हैं। वो कौन सी में आएगी? मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल में केवल भौतिक स्वरूप, जिसमें तो प्रकृति की जो देन है वही आती है। जैसे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी में कौन सी चट्टानें हैं, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कितना जल है, किस प्रकार की वायु है, किस प्रकार का धरातल है, पठार है, मैदानी है, किस प्रकार के नदी नाले हैं, इनका वर्णन किस में आता है? भौतिक भूगोल में। और उस भौतिक धरातल पर जो मानव क्रियाएँ करता है, मानव द्वारा जो चेंजिंग किए जाते हैं, वो किस में आते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इसी टॉपिक को लेकर आज हमारी जो बात है वह है 12th क्लास के जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उनको लेकर जो प्रथम अध्याय है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं विशेषता, यानी मानव की प्रकृति किस प्रकार की रही है और उसकी विशेषता क्या है, उसके विषय क्षेत्र किस प्रकार का है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो अध्याय होगा उसको एक से ज़्यादा पार्टों में बांट के उसका अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और शॉर्ट वीडियो होने में हमें क्या है कि जो हमारा टाइम है वो भी हमारे कम लगे और हमारा जो चैप्टर वो भी निश्चित समय में पूरा हो जाए। चलिए तो हम बात करते हैं मानव भूगोल का जो मूल सिद्धांत है, उसका जो प्रथम चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं इसमें कि आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो भौतिक भूगोल का जो पाठ है अपने 11th क्लास में चलता है, हमेशा पहले उत्पत्ति किसकी हुई है? प्रकृति की हुई है। उसके बाद में किसकी हुई है? मानव की हुई है। तो हमारी जो 11th क्लास है उसके अंदर बुक आती है कौन सी? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है। उसके बाद में आती है 12th क्लास में मानव भूगोल। मानव भूगोल बाद में इसलिए आती है कि उस भौतिक धरातल पर मानव ने किस प्रकार की क्रियाएँ की, क्या क्या चेंजिंग किए हैं, वो किस में आती है? फिर मानव भूगोल के सिद्धांत में आती है। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में वृद्ध रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। यानी कि जो भूगोल की जो प्रकृति किस प्रकार की रही है, इसका स्वरूप हमने किस में देखा है? 11th क्लास के भौतिक भूगोल में देखा है। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं, यानी भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं, उसका हम अध्ययन आगे करेंगे। यदि आप अध्ययन को पुनः पढ़े तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित विज्ञान हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस अध्ययन को भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें जो भूगोल शब्द है, या हम कह सकते हैं कि जो भूगोल की जो बुक है उसमें मानव द्वारा क्या क्रियाएँ की गई है उसके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। यानी कि भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार है? समाकलनात्मक, आनुभाविक और व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, यानी भूगोल की बात करेंगे तो इसकी जो पहुंच है, पहुंच का मतलब मैं मानते हैं कि इसका जो विस्तार है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसकी भूगोल की पहुंच क्या है? विस्तृत है। जो किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, यानी कि जो भूगोल की जो परिघटना है या भूगोल का जो क्षेत्र है वह किसी काल विशेष के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। इसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इसका जो अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? भौगोलिक अध्ययन से, भौगोलिक दृष्टि से इसका अध्ययन कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको लूँगा। इनका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, यानी भूगोल का क्षेत्र से हम किसके अध्ययन कर सकते हैं? भूगोल का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से कर सकते हैं। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? यानी कि हम हमारे सामने जो धरातल है वो किस प्रकार का है? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं,
प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। यानी कि जो भौतिक पर्यावरण है उसके अंदर के कौन सा जीव सम्मिलित है? मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटनाओं की सूची बनाए, यानी हमारे सामने जितने हमारा जो परिवेश क्षेत्र है हमारा जिसमें हम निवास करते हैं उसके अंदर जो भौतिक और जो मानवीय घटनाएं कौन कौन सी है उसकी विशेष सूची के बारे में बात कर रहा है। भौतिक भूगोल भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। यानी कि जो भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो वो किसका अध्ययन करता है? भौतिक वातावरण का। भौतिक भूगोल की बात करते हैं इसका भौतिक वातावरण का या भौतिक या प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल भौतिक एवं प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, यानी मानव भूगोल है भौतिक यानी भौतिक या प्राकृतिक जो क्षेत्र है उसके और मानवीय जगत के बीच में जो मानव का जो क्षेत्र है कौन सा है उसके बीच में जो उनके बीच संबंध क्या है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण अथवा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। हम ऐसे मान सकते हैं कि मानव ही एकमात्र ऐसा है प्राणी है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हम कहते हैं कि बनावट इनके आधार पे क्या करता है, इसका डिवाइडेशन कर सकता है, इसको विभिन्न भागों में बांट सकता है। प्रकृति ने हमें ये नहीं बांटा है कि इस प्रकार के मनुष्य इस क्षेत्र में रहेंगे कि आप आते राजनीति करना, आप आते अपनी धार्मिक संस्कृति को अलग बनाना। तो हम देखते हैं ये सब किसकी देन है? मनुष्य की। तो मनुष्य ने ही कौन कौन सी घटनाएं की है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवर्तन करता है वो कौन करता है? मानव करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। सबसे बड़ी बात ये बोला जा रहा है कि विषय के रूप में भूगोल का जो मुख्य सरोकार है, इसका मुख्य जो कार्य है किसका? भूगोल का, वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। जो पृथ्वी है उसको मानव क्या करे? अपने घर के रूप में समझे, घर के रूप में समझना है। और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी जो जितने भी जो तत्व है जो मानव का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। मानव का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। उन सभी तत्वों का क्या करता है? अध्ययन करना है। ठीक है। प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। यानी कि मानव और प्रकृति, यानी कौन सी भूगोल बल दे रही है? मानव भूगोल जो है प्रकृति और मानव का जो अध्ययन क्षेत्र है उन पर बल देती है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए। यानी द्वैतवाद मतलब दो मत, यानी जो भूगोल उसमें द्वैतवाद आने के बाद में इसमें व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए। यानी कि किसी ने कहा कि जो बात कही है वो सही है, किसी ने कहा कि नहीं ये बात गलत है। यानी दो मत हो गए। दो मत होने पे ही किन विचारों में टकराव कब होता है? जब उनके दो तर्क वितर्क होने लग जाए, आरंभ हो गए। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिक या नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक यानी भावचित्रात्मक या इडियोग्राफी, यानी कि विवरणात्मक का मतलब होता है इडियोग्राफी और सिद्धांतिक का मतलब नोमोथेटिक होना चाहिए। क्या इसके विषय क्षेत्र को व्यापक किया जाना चाहिए? यानी जो भूगोल का जो क्षेत्र है इसको व्यापक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना, और किया जाए तो कितना किया जाना चाहिए, इसका जो विस्तार है कितना किया जाना चाहिए। इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि जो भूगोल है इसका जो उपागम है किस प्रकार का होना चाहिए? प्रादेशिक और क्रमबद्ध। यानी कि जो भूगोल का हम अध्ययन करते हैं वह प्रादेशिक होना चाहिए और साथ ही साथ में क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी कि क्रम के अनुसार होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए? यानी कि जितने भी भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने जो अपने विचार दिए उसमें कहा कि भौगोलिक जो परिघटनाओं की जो व्याख्या है, भूगोल में जो परिघटनाएं हुई उनकी जो व्याख्या है वो सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भौगोलिक परिघटना है उसकी व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए या ऐतिहासिक संस्था उपागम के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं कौन कौन से? सैद्धांतिक आधार और संस्थागत उपागम, यानी कि ऐतिहासिक जो संस्थागत उपागम किसके रहे हैं? बौद्धिक अभ्यास के। यानी कि जो मनुष्य ने जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने अपने अलग अलग मत तर्क वितर्क मत देना प्रारंभ किया, तो उन मतों में क्या जब टकराव उत्पन्न हुआ तो उनमें क्या विवाद भी होने लग गया। आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है। यानी कि आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैतता नहीं है। यानी कि जो मनुष्य और जो प्रकृति है उनके बीच में कभी भी क्या है? वेद नहीं है।
को मत की हम बात करते हैं, वह क्या वेद या वेदता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य तत्व है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति हमेशा एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इन दोनों को क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो मानव और जो प्रकृति है, क्या है, मानव और प्रकृति, इनको अलग अलग नहीं बल्कि समग्रता, यानी कि उनको एक मानकर ही देखा जाना चाहिए, यानी दोनों का वर्णन एक ही मानना चाहिए। ये नहीं कि प्रकृति का हम अलग कर रहे हैं और मनुष्य का अलग कर रहे हैं, प्रकृति और मनुष्य दोनों एक क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। यानी इन्होंने कहा है कि ये जानना ज़्यादा रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय जो परिघटनाएं हैं, दोनों परिघटनाएं, इनका जो वर्णन है वो मानव शरीर रचना विज्ञान से, मानव शरीर जो है उसकी रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाना चाहिए। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोत या नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मर्दा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। यानी कि हम जो वर्णन करते हैं या जिसका हम अध्ययन करते हैं वो पृथ्वी का तो जो रूप है किस प्रकार का, तूफान की जो आंख है, नदी का जो मुख है और हिमनद के जो प्रोत या नासिका है, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मर्दा की परिच्छेदिका, जल डमरू मध्य की जो ग्रीवा मतलब गर्दन, और हिमनद की जो प्रोत या नासिका मतलब नाक, और नदी का जो क्या है मुख, तूफान की क्या होती है आंख, और पृथ्वी की क्या होते हैं रूप, मर्दा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। इन्होंने कहा है कि इसी आधार पर जो एक प्रदेश है उसका, गांव का, नगर का, जैसे प्रदेश का, गांव, नगर का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं, यानी कि जो जर्मनी भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने जो राज्य का अध्ययन किया है वो जीवित रूप से किया है। इन्होंने आगे चल के ये भी बताया था कि जो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसने अपने लेबनश्राम यानी कि अपना जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में बताया कि उसको सदैव विस्तार करते रहना चाहिए, रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। परिसंचरण की धमनियों का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो रक्त चलता है उसी प्रकार जो सड़क है, रेल मार्ग है, जलमार्ग है, इनका जो जाल है वो भी हमारे शरीर में जिस धमनियों का जाल है उसी प्रकार परिसंचरण क्या है, हमारे जीवन के स्रोत है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है, धमनियाँ है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारा जो प्रोडक्ट है या हम कह सकते हैं मनुष्य का किसी भी वस्तु का आयात निर्यात, आवश्यकता की जगह इसको ले जाना, आवश्यकता की जहाँ पे ज़्यादा इनकी आवक हो रही तो वहाँ से लेकर आवश्यकता वाले स्थान पे पहुँचना, किनका काम है, सड़कों का, रेल मार्गों और जल मार्गों का। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? इसके लिए हमें क्या जो भूगोलवेता हैं उनकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, उनके बारे में हमें देखना है। मानव भूगोल की जो परिभाषा, प्रथम परिभाषा किसकी है, रेटजेल की है। उन्होंने क्या कहा, देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित क्या है, अध्ययन है। किसने कहा, मानव भूगोल जो है मानव समाज यानी मानव का तो क्या समाज और धरातल के बीच इन संबंधों का क्या संश्लेषित अध्ययन है, इन दोनों का जो क्या है अध्ययन है। किस का, मानव समाज का और धरातल के बीच इनका क्या संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा, रेटजेल ने मानव भूगोल के बारे में कहा। जो मानव भूगोल है वह मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसकी परिभाषा है, रेटजेल की। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है, यानी जो रेटजेल है इसने किस पर जोर दिया, संश्लेषण पर। यानी संश्लेषण और विश्लेषण दो बातें होती है, जिसमें संश्लेषण में जोर किसने दिया, रेटजेल ने। फिर अगला जो भूगोलवेता है एलन सी सैम्पल, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि उसने बताया कि जो मानव भूगोल है वह अस्थिर पृथ्वी क्या स्थिर नहीं है, क्या है कि भ्रमणशील है, इस पर चेंजिंग होते रहते हैं। और क्रियाशील मानव जब जन्म लेके आता है तो पृथ्वी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। तो इन दोनों के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल। ये परिभाषा किसकी है,
एलन सी सैम्पल। इसको देखो याद रखने की बात है, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इन दोनों के बीच में क्या है, परिवर्तनशील संबंध है। ठीक है। सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। संबंधों की गत्यात्मकता क्या है, मुख्य शब्द है। यानी कि उसने क्या किया कि मानव और पृथ्वी की जो बीच परिवर्तनशील संबंध है उनके पर जोर किसने दिया, एलन सी सैम्पल ने। अगली फिर आती है पाल विडाल डिला ब्लास की परिभाषा आती है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी जो भौतिक नियम है, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। विडाल डिला ब्लास ने यह कहा है कि पृथ्वी पर जो नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम की बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ की, वस्तु की उत्पत्ति हुई है, वह जीवित हुई है, अपना विकास किया है और फिर समय के अनुसार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये क्या, किसका नियम है, प्रकृति का नियम है। तो भौतिक नियम इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, किसकी है, विडाल डिला ब्लास की। ये सब संकल्पना किसके बारे में दे रहे हैं, मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी और मनुष्य के जो अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं मानव भूगोल की जो प्रकृति है वह किस प्रकार की है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के दौरान करता है। यानी कि जो मानव भूगोल है वह भौतिक पर्यावरण, मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी मानव ने क्या क्या पैदा किया, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण किसने बनाया है, मानव ने, प्रकृति ने थोड़ी ना बनाया है, ये सब किसने बनाया है, मानव की देन। मैंने कहा क्या था, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक, ये सब किसकी देन है, मानव की। तो मानव क्या कर रहा है, ये क्रियाएं कर रहा है। तो मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण की बात करें, एक तरफ तो है भौतिक पर्यावरण, दूसरी तरफ है मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध। इन दोनों के संबंध की बात कर रहा है, किसकी, मानव की और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा चलता है। यानी कि जो इसका मानव भूगोल की जो प्रकृति है वह भौतिक पर्यावरण और मानव दोनों की अंतर क्रियाओं से क्या करती है, विकसित होती है, इनका क्रियान्वयन होता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक पर्यावरण के तत्व वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा विकसित होते हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भूआकृतिक, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, विविध प्राणी जात व वनस्पतिक जात है। यानी कि जो प्रकृति के ऊपर जो स्वतः उत्पन्न होते हैं वह क्या है, प्राकृतिक तत्वों में आते हैं। जैसे इसकी जलवायु किस प्रकार की है, आकृति कैसी है, बनावट कैसी है, मृदा किस प्रकार की है, वनस्पति किस प्रकार की है, इस पर वर्षा किस प्रकार की होती है, आर्द्रता कितनी है, तापमान कितना क्या है, सभी क्या है, भौतिक क्रियाएं हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने क्रियाकलापों के द्वारा की है। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब ये देखो बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच, यानी मानव को प्लेटफॉर्म या हम कह सकते हैं मंच किसने प्रदान किया है, भौतिक क्षेत्र ने। यानी कि जो भौतिक भूगोल है उन्होंने मानव को क्या दिया है, एक मंच प्रदान किया है जिसमें कि मनुष्य अपना कार्यकलाप या क्रियाकलाप कर सके। मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा किए। गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तब भौतिक संस्कृति अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। ये सभी क्या है, जो कार्य हैं, कौन कौन से, सांस्कृतिक है, खेत है, उद्योग है, धंधे हैं, नगर है, गांव है, सड़कें हैं, गलियां हैं, गलियों का जाल है, ये सब किसने प्रदान किए, मानव ने प्रदान किए हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृत्त स्तर पर परिवर्तित किया गया है। यानी कि वो जो भौतिक पर्यावरण है वह मानव द्वारा वर्ग स्तर पर परिवर्तित किया गया है। जो भौतिक पर्यावरण को है बहुत बड़े क्षेत्र पर परिवर्तित किसने किया है, मनुष्य ने जो भौतिक पर्यावरण है इसको बहुत बड़े रूप में क्या है, चेंजिंग कर दिया है। जैसे हम कह सकते हैं कि
जो प्रकृति की जो वनस्पति है उसको काट कर लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि बोल सकते हैं। मनुष्य ने नदियों को मोड़कर अपनी तरफ अपने उपयोग के लिए उपयोगी बनाया है। ठीक है, तो ये सभी कार्य किसने किया है, मनुष्य ने किया है। किस पर, भौतिक क्षेत्र पर। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया, और साथ ही क्या है, मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया। किसने, भौतिक क्षेत्र ने। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि मानव का जो प्राकृतिकरण क्या है और प्रकृति का जो मानवीकरण क्या है। मानव ने तो प्राकृतिक कार्य किए और प्रकृति ने मानवीय कार्य किए, उसके बारे में बात करेंगे। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, यानी कि मनुष्य जो अपने प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसके साथ जो भौतिक पर्यावरण है, जो भौतिक पर्यावरण हमारे सामने है, उससे अन्योन्य क्रियाएं करता है। उससे क्या, विभिन्न प्रकार की क्या करता है, क्रियाएं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से जो अपने भौतिक पर्यावरण जो अन्य क्रियाएं करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसने जो उत्पन्न और जो निर्माण करता है। मनुष्य क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों या तकनीकी की सहायता से उत्पन्न कर रहा है, उत्पादन निर्माण कर रहा है। यानी कि मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है उसमें किस प्रकार के उपकरण काम में ले रहा है, किस प्रकार की तकनीकी की सहायता ले रहा है, जिससे कि वो अपना सर्वाधिक विकास कर सके। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि वो उत्पादन निर्माण कर रहा है, ये कि वो जो कर रहा है वो उपकरण कौन से हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होता है। यानी जो प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के, जो सांस्कृतिक विकास है उसके स्तर की सूची होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही, यानी कि मानव जो है प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। यानी कि मानव ने सबसे पहले क्या किया, प्रकृति का जो नियम है उसको समझा है, उसके बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। यानी उस घर्षण यानी कि अगर कोई तो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इससे किसकी संकल्पना विकसित हुई, ऊष्मा की संकल्पना से अग्नि की खोज से हमारी सहायता की है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकता के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। यानी कि डीएनए और आनुवंशिकता के जो रहस्यों की समझ है उसे हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया, यानी हम अनेक बीमारियों का पता लगा सकते हैं। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो वायुयान हम विकसित करने से पहले हमें जो वायु की गति है उसके नियम का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो प्रकृति का जो ज्ञान है वो क्या करता है, प्रौद्योगिकी में क्या करता है, सहायता करता है, उसको विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है, और जो प्रौद्योगिकी है वो मनुष्य पर पर्यावरण की जो बंदिशें यानी पर्यावरण की जो मनुष्य पर जो रुकावटें हैं उसको क्या करती है, कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण से जो अन्योन्य क्रियाओं की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यानी कि जो प्रकृति की जो क्रियाएं थी उससे मनुष्य के प्रारंभिक जो अवस्थाएं थी उसमें क्या सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। यानी कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब इन्होंने प्राकृतिक जो समस्याएं हैं या प्रकृति की जो पर्यावरण की देन है उससे मनुष्य क्या सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। इन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और मनुष्य ने क्या किया, जो प्रकृति का आदेश के अनुसार अपने आप को क्या कर लिया है, ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य ने क्या प्रकृति जिस प्रकार थी उसी प्रकार अपने आप को ढाल लिया था। उससे ये पता चलता है कि प्रौद्योगिकी का स्तर उस समय क्या था, सर्वाधिक कम था, यानी निम्न प्रकार का था। मानव ने सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, और मनुष्य की जो सामाजिक विकास की जो अवस्था थी, मनुष्य क्या करता, जंगलों में रहता था, सुबह का खाना खा लिया, शाम को भूख लगती थी, उसी समय क्या होता था, वो उजागर होता था। तो उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि उस टाइम प्रौद्योगिकी का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि मनुष्य जंगलों में रहता था, आदि मानव की तरह रहता था, पशुओं के समान व्यवहार करता था। तो इसी प्रकार उस टाइम पर प्रौद्योगिकी का विकास क्या हुआ था, नहीं हुआ था।
तो मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी और मानव की जो सामाजिक जो उसका विकास था वो भी क्या था, निम्न था, यानी कि नहीं के बराबर था। यानी आदिम प्रकार का, जिस प्रकार मनुष्य जानवर जो जंगलों में रहते थे उसी प्रकार मनुष्य भी क्या था, जंगलों में रहता था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच, यानी आदिम जो मानव था वह समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यानी कि जो मनुष्य और मनुष्य का जो समाज था और वहाँ की जो प्रकृति, उनके बीच में जो शक्तियों के बीच जो क्रियाएं हुई थी उनको पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी जो पर्यावरण की निश्चितता थी, उन्होंने ये माना कि जो प्रकृति कर रही है वो क्या निश्चिंत है, प्रकृति जो करेगी वो क्या रहेगी, निश्चिंत थी। तो उन्होंने क्या, जो पर्यावरण है वही क्या निश्चय है, पर्यावरण हम जो करेंगे वो कुछ नहीं है, जो पर्यावरण कर रहा है वो हमारे लिए क्या बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के अनुसार हमें चलना है, ना कि पर्यावरण हमें हमारे अनुसार चले। तो ये उस टाइम जो ये क्रियाएं हुई थी उनको क्या नाम दिया गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। यानी कि जो प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में जिस समय उसकी उत्पत्ति हो रही थी, हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो मानव था वो किस प्रकार का था, प्राकृतिक मानव था, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार ही मानव अपना कार्य करता था। जो प्रकृति को सुनता था उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। यानी कि जब हम कह सकते प्राकृतिक जो आपदा आती थी, मानव उससे क्या होता था, भयभीत होता था और प्रकृति को ही सुनता था। प्रकृति जिस प्रकार मनुष्य को चलाती थी उसी प्रकार क्या करता था, मनुष्य चलता था। और मनुष्य जो है सर्वाधिक शक्ति किसको मानता था, प्रकृति को ही मानता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। यानी जब प्रकृति जब अपना रूप धारण करती थी, यानी जैसे मानो विकराल रूप, जैसे किसी आपदा का, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या सूखा, किस प्रकार की जैसे आंधी है, तूफान, उस प्रकार की जो प्रचंड जो वायु होती, जो वायुमंडल होता था उससे भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। यानी जैसे हम किसी प्रकार, जैसे हम किसी देवता की भी पूजा करते हैं किसी बाह्य शक्ति से छुटकारा पाने के लिए, तो उसी प्रकार उस समय भी मनुष्य क्या करता था, प्रकृति की जो प्रचंडता थी या जो भयभीत इसका रूप था उससे डरता था और उसकी पूजा करता था प्रकृति की। हमें इस प्रकार की भयभीत जो परिघटनाएं वो हमारे पास में नहीं, क्योंकि उस समय का जो काल था वो क्या था, पर्यावरण निश्चयवाद था। यानी मनुष्य जिस टाइम रहता था वो जंगलों में रहता था, पशु के समान था। तो प्रकृति जिस प्रकार चलाती थी उसी प्रकार मनुष्य चलता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा होती थी, वहाँ पे लोग जैसे कि पानी का जो भाव क्षेत्र है वहाँ पे वृक्ष सर्वाधिक होती थी, तो मनुष्य कंद मूल खाकर अपना जीवन यापन करता था। और कुछ जंगली जानवरों को मार के अपना जीवन यापन करता था। तो उस समय की जो प्रकृति वो किस प्रकार की थी, पर्यावरणीय निश्चयवादी, पर्यावरण ही क्या था, सर्वश्रेष्ठ था वहाँ पर। तो आज जो हमारी ये बात हुई है वह मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो प्रथम चैप्टर है, कौन सा, मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र को लेकर हमारी जो बात हुई है। अभी मानव भूगोल की जो प्रकृति और विशेष क्षेत्र का जो प्रथम इकाई उसका प्रथम पार्ट आया। अभी इसके कुछ मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो एक पार्ट हो या दो पार्ट हो, ये भी इसमें हमारे सामने देखने को मिलेंगी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा।